आज हम करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी मल्हार की प्रथम चैप्टर मातृभूमि। तो देखते हैं कुछ प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। देखते हैं हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है। तो हम लोगों ने पढ़ रखी है, ठीक है। तो हम देखते हैं चरण, वंशी, हिमालय या सिंधु। तो यहाँ पे हिंद महासागर के लिए जो आया है कविता में वो सिंधु है, ठीक है। उसके सामने उन्होंने तारा बना दिया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से यह किस पे आधारित है, यह कविता जो हमने पढ़ी, ठीक है, मातृभूमि। तो देखते हैं इसमें भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। तो इसमें हमने जैसा पढ़ा है भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, तो उसके सामने हमने तारा बनाया। अब जो भी उत्तर सही होगा उसके सामने तारा बनाते चलेंगे, ठीक है। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। तो यह व्यक्तिगत उत्तर है। मैंने यह उत्तर इसलिए चुना क्योंकि मातृभूमि कविता में भारत की प्राकृतिक सुंदरता और उसकी महिमा को सराहा गया है। यह कविता भारतीय समय समय पर बाहरी प्रभावों के बावजूद अपनी स्वाभाविक सुंदरता और विविधता को साफ स्पष्ट करते हैं। इसमें उल्लेख किया गया है कि भारत एक पुण्य भूमि है जहाँ नदियाँ, पहाड़ियाँ, झरने, पेड़ पौधों और प्राकृतिक वातावरण हमेशा मन को शांति और संतोष प्रदान करते हैं। इसके अलावा कविता में भारतीय धर्म, संस्कृति और इतिहास की महिमा गाई गई है, जिससे भारत की मातृभूमि के प्रति समर्पण और सम्मान का संदेश दिया गया है। अब देखते हैं अगले प्रश्न में। यहाँ पर कुछ हमें मिलान करने को शब्द दिए गए हैं जिनका सही अर्थ से मिलान करना है, ठीक है। मिलकर करें मिलान। आइए। हिमालय। हिमालय क्या है? भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक और यहाँ पे हम मिलान भी करेंगे इसका। तो पहला का यहाँ पे 10वां से मिलान करेंगे, पहले के सामने 10 करेंगे। फिर है त्रिवेणी, 3 नदियों की मिली हुई धारा या संगम, इसको क्या कहते हैं? त्रिवेणी। ये यहाँ पे दूसरे का चौथा हो गया। फिर है मलय पवन, दक्षिणी भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु। तो यहाँ पे तीसरे का हम छठे से मिलान करेंगे, ठीक है। आप दोनों कोष्ठ में देखते चलेंगे, ठीक है। अब है सिंधु। सिंधु क्या था, हमने पढ़ा एक नदी का नाम या समुद्र के लिए जो इस्तेमाल हुआ हिंद महासागर के लिए। तो यहाँ पे सिंधु का 8वें से, चौथे का 8वें से, ठीक है। अब आते हैं गंगा यमुना। तो ये क्या है? भारत की प्रसिद्ध नदियाँ हैं, तो बच्चा बच्चा जानता है। यहाँ पे गंगा यमुना भारत की प्रसिद्ध नदियाँ। अब आते हैं रघुपति पर। श्री रामचंद्र का एक नाम है या दशरथ पुत्र के नाम से भी हम जानते हैं, तो इसका मिलान यहाँ करेंगे 5वें से, ठीक है। अब आते हैं श्री कृष्ण, वसुदेव के पुत्र वासुदेव, श्री कृष्ण, यहाँ मिलान कर दिया। फिर है सीता। सीता माता कौन थी? जनक की पुत्री जानकी, जिनका नाम सीता भी। 8वें का 9वें से मिलान कर दिया। अब क्या है? गीता। गीता क्या है? एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता। इसमें प्रश्न उत्तर और संवाद हैं जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे, ठीक है। तो ये कहाँ गया? यहाँ पे ये रहा। फिर आते हैं गौतम बुद्ध, एक प्रसिद्ध महापुरुष, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। यहाँ मिलान हुए गौतम बुद्ध का, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे हमने सारे मिलान कर लिए सही सही उसके उत्तर के अर्थ के साथ। अब चलते हैं आगे। सोच विचार के लिए। कोयल कहाँ रहती है? तन मन कौन संवारती है? झरने कहाँ से झरते हैं? श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? गौतम ने किसका यश बढ़ाया? तो अब इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। कोयल अमराइयों, आम के बगीचों में रहती है। बहती मलय पवन, दक्षिणी भारत से आने वाली जो सुगंधित हवा है वह हमारा तन मन संवारती है। इस तरह झरने पहाड़ियों से झरते हैं। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? उन्होंने मधुर बांसुरी गाकर सबका मन मोह लिया था और गीता का संदेश भी दिया था। गौतम ने भारत का यश बढ़ाया, पूरे संसार को अहिंसा, दया और करुणा का संदेश दिया। प्राणी जगत में सभी से प्रेम करो, यह भी संदेश दिया। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। नदियाँ लहर रही हैं, पग पग शहर रही हैं। यहाँ पे देखते हैं लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा, मौज, उमंग, वेग, जोश। इसी तरह शहर का अर्थ होता है बिखरना, छितराना, छिटकना, फैलना। कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए कहाँ कहाँ छटा शहर रही है, किसका पानी लहर रहा है। तो हम देखते हैं कविता में नदियों के किनारों पर नदी में तेज लहर आने पर जल दूर दूर तक फैल जाता है और नदी तेज वेग में हिलोरे लेकर आगे बढ़ती है। इसी प्रकार गंगा यमुना और त्रिवेणी, गंगा यमुना एवं सरस्वती का संगम स्थल में पानी हिलोरे लेकर उमंग जोश से मस्ती से आगे बढ़ता है। अब देखते हैं कविता कुछ पंक्तियाँ। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं। यमुन शब्द यहाँ यमुना नदी के लिए आया है।
कभी कभी कविता की लय और सुंदरता को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से शब्दों को थोड़ा बदल देते हैं। यदि आप कविता को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सी विशेषताएं पता चलेंगी। आपको जो विशेष बातें दिखाई दें उन्हें आपस में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे सबसे ऊपर इस कविता का एक शीर्षक है, नीचे चरण टेर झुक नीत सिंधु झुकता है। तो सिंधु शब्द यहाँ हिंद महासागर के लिए आया है। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती हैं। अमराइयाँ यहाँ आम के पेड़ों के लिए आया है, जो बगीचे होते हैं। बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। मलय यहाँ सुगंधित के लिए आया है। इसी तरह श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता। पुनित शब्द यहाँ पवित्र अथवा शुद्ध के लिए आया है। फिर आते हैं गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जिसका शब्द यहाँ भारत देश की लाया है, वहीं पैदा हुए थे। अब आते हैं स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में हमारे पास कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं, इनका आपस में मिलान करना है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इसका 2 से मिलान करेंगे यहाँ पे, यह सही होगा। ठीक है, यहाँ भी देखो। फिर आते हैं चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में, तो इसका पहले से मिलान करेंगे। अब आते हैं अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती हैं। यहाँ आम के घने उद्यान हैं जिसमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। ठीक है, ये मिलान हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है। कोयल क्यों पुकार रही होगी, किसे पुकार रही होगी, कैसे पुकार रही होगी? कोयल क्यों पुकारती है? जब वसंत ऋतु आता है तब कोयल पुकारती है। देखो यहाँ पे, कोयल वसंत ऋतु के आगमन पर पुकार रही होगी। कोयल प्रकृति को पुकार रही होगी, वह मानो प्रकृति की सुंदरता का गुणगान कर रही हो। कोयल मधुर स्वर में पुकार रही होगी। कोयल की आवाज़ बहुत मीठी होती है, वो इस प्रकार से पुकार रही होगी। बहती मलय पवन है, तनमन संवारती। पवन किसका तनमन संवारती है, यह कैसे करती है? पवन निम्न चीज़ों का तनमन संवारती है। प्रकृति का, पेड़ पौधों, फूल पत्तियों को झकझोर कर, मनुष्यों का, उन्हें ताजगी और सुकून देकर, पशु पक्षियों का, उन्हें राहत और उल्लास देकर, पूरे वातावरण का ताजगी और स्फूर्ति भरकर। इसी तरह शारीरिक रूप से ताजगी प्रदान करके, गर्मी में राहत देकर, शरीर को ठंडक पहुंचाकर, पसीने को सुखाकर, मानसिक रूप से देखते हैं तनाव कम करके, मन को बेहतर बनाकर, प्रफुल्लित करके एवं नई ऊर्जा से भरकर। अब आते हैं प्राकृतिक रूप से, पेड़ पौधों को झकझोर कर, उन्हें नृत्य करने जैसा प्रतीत करा के, फूलों की सुगंध को चारों ओर फैलाकर, बादलों को विभिन्न आकार देकर एवं जल की लहरों पे कंपन पैदा करके। तो इस प्रकार पवन मन संवारती है। अब हमें कुछ शब्दें दिए हुए हैं, शब्दों के रूप देखने हैं। जगमग छटा निराली, पग पग ठहर रही है। इन पंक्तियों में पग शब्द 2 बार आए। इसका अर्थ हर पग या हर कदम पर। शब्दों के ऐसे कुछ जोड़े नीचे दिए गए हैं जिनका अर्थ लिखिए। घर घर, हर घर या प्रत्येक घर। इस तरह बाल बाल, बहुत करीब से या मुश्किल से, बाल बाल बचना जो हमने सुना है। सांस सांस, लगातार या हर सांस में। इसी तरह देश देश, प्रत्येक देश में। पर्वत पर्वत, सभी पर्वत या हर पर्वत पर। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। कविता में भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं। आप भी नए शब्द बनाइए एवं उनके अर्थ पता कीजिए। संकेत के रूप में यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनका यहाँ पे हमें भरना है। ठीक है, तप, देव, भारत, जन्म, कर्म, कवि, कर्तव्य, मरु, मलय, मल्ल, यज्ञ, रंग, रन, सिद्ध आदि। तो देखते हैं कुछ शब्द हम यहाँ पे भर के। भूमि के साथ हम क्या डालेंगे यहाँ पे? यज्ञ भूमि। ठीक है, यज्ञ के साथ क्या बनेगा? यज्ञ भूमि। इसी तरह मरु के साथ मरुभूमि, जो रेगिस्तान होता है हमारा, उसको मरुभूमि भी कहते हैं। अब आते हैं रण के साथ रणभूमि, जहाँ पे युद्ध होता है, जैसे महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में। अब आते हैं जन्मभूमि, जहाँ पे किसी का जन्म हुआ हो। अब आते हैं भारत के साथ भारत भूमि, मतलब भारत देश। अब क्या बचा हमारे पास? देव, जैसे देव रहते हो जहाँ, वो देवभूमि हो गई। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़ना है। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। दया और दिया में केवल एक मात्रा का अंतर है, लेकिन इस मात्रा के कारण शब्द का अर्थ पूरी तरह बदल गया है। आप भी अपने समूह में मिलकर ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जिनमें केवल एक मात्रा का अंतर हो, जैसे घड़ा घड़ी। देखते हैं कुछ उदाहरण और। चांद चांदी, घट घाट, चना चीन, मेला मैला, दान दिन, काल कील, राग रोग, मान मौन, दाल दिल, पाठ पीठ, बाल बोल। तो इन सभी उदाहरणों में देखा कि जैसे ही एक मात्रा का अंतर होता है, पूरी के पूरा अर्थ बदल जाता है। ठीक है, अब आते अगले प्रश्न पे।
इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया है। आप भारत के किस स्थान पर रहते हैं, वह स्थान आपको कैसा लगता है, उस स्थान की विशेषताएं बताइए। यह उत्तर काफ़ी व्यक्तिगत है। कोई दक्षिण, कोई उत्तर, कोई पूरब, कोई पश्चिम दिशा में रहता है। तो इन सारे दिशाओं में रहने का इन स्थानों की क्या विशेषताएं हैं, मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि उन सबको मैं यहाँ पे लिख सकूं। तो कोई अगर भारत के दक्षिण भाग में रहता है तो यहाँ प्रकृति में समुद्र तटों, नारियलों के पेड़, चाय और कॉफ़ी के बागानों से भरे हुए हैं। खान पान जैसे इडली, डोसा, सांभर, रसम इत्यादि स्वस्थ व्यंजन खाने को मिलते हैं। वहीं जलवायु गर्म और आर्द्र रहती है, मानसून का प्रभाव रहता है। और प्रसिद्ध स्थान या घूमने को जैसे मैसूर पैलेस, मरीना बीच, मीनाक्षी मंदिर इत्यादि जैसे प्रसिद्ध जगह हैं। अब आते हैं पश्चिम भाग में क्यों रहता है। तो यहाँ पर रेगिस्तान, समुद्र तट, घने जंगल देखने को मिलते हैं। वहीं खान पान में ढोकला, दाबेली, बड़ा पाव, पूरन पोली जैसे स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिलते हैं। जलवायु गर्म और शुष्क, मानसून का मध्यम प्रभाव रहता है। वहीं देखने को जो प्रसिद्ध स्थान है कुछ उनमें से हैं गेटवे ऑफ इंडिया, ताजमहल का होटल, गीरवन, जोधपुर, उदयपुर जैसे शहर देखने को मिलते हैं यहाँ पर। अब आते हैं उत्तर भाग। हिमालय पर्वत श्रृंखला, यहाँ गंगा यमुना की नदियाँ हैं जिनका संगम देखने को मिलता है। खान पान में छोले भटूरे, पराठे, कचौड़ी, समोसा, लस्सी, लड्डू जैसे स्वादिष्ट व्यंजन मिलते हैं। वहीं जलवायु गर्मियों में बहुत गर्म, सर्दियों में काफ़ी ठंड रहती है। प्रसिद्ध स्थान जैसे राम मंदिर अयोध्या में, काशी विश्वनाथ का मंदिर वाराणसी, हिल स्टेशन जैसे शिमला, मनाली, ताजमहल, लाल किला, गोल्डन टेम्पल जैसे प्रसिद्ध स्थान देखने को मिलते हैं, जिसको स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। यह अमृतसर में है। अब आते हैं पूर्वोत्तर भाग में। यह मुझे देखने में अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पहाड़, झरने, घने जंगल देखने को मिलते हैं। खाने में मोमो, थुक्पा, बांस में पका हुआ मांस जैसे स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिलते हैं। जलवायु उष्ण और आर्द्र रहती है और भारी वर्षा वाला क्षेत्र है ये। यहाँ देखने को कामाख्या मंदिर, उमियाम झील, मजूली द्वीप, हैप्पी वैली जैसे प्रसिद्ध स्थान देखने को मिलते हैं। अब आते हैं अपने परिवार में किसी सदस्य या मित्र के बारे में लिखिए एवं उनकी कौन सी बातें अच्छी लगती है यह भी साझा कीजिए। तो देखते हैं। परिवार में मुझे मेरे पिताजी सबसे अच्छे लगते हैं। उनकी निम्नलिखित बातें मुझे सबसे अच्छी लगती हैं। तो आइए देखते हैं। वे सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास करते हैं। प्रातः लंबी सैर पर जाते हैं ताकि स्वस्थ रहें। देसी खाना खाते हैं। उन्हें पश्चिमी सभ्यता के व्यंजन पसंद नहीं हैं क्योंकि ये पौष्टिक नहीं होते। इसी प्रकार वे समाज सेवी हैं। वे काफ़ी ध्यान रखते हैं कि आसपास की कोई दिक्कत न रहे। अपने कार्यालय के कार्य के बाद समाज सेवी कार्य करते हैं। परिवार के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। जैसे ही किसी को भी कोई थोड़ी सी भी कष्ट होती है तो वो जो इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसे जल्द से जल्द आराम हो। अपने बड़े बुजुर्गों का बहुत सम्मान करते हैं। हर दिन उठकर अपने माता पिता के पैर छूते हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं को पूरा करने का भरसक प्रयास करते हैं। किसी भी कार्य को करने से पूर्व अच्छी तरह विचार करते हैं। तो यह बातें मुझे अपने पिताजी के बारे में अच्छी लगती हैं। अब आते हैं, यहाँ पे हमें एक पहेली दी हुई है। इसमें से हमें कुछ शब्द ढूंढने हैं और वो शब्द जो हैं वो वाद्य यंत्रों के नाम हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है भकोरा, भकोरा आ गया। फिर आता है शंख, फिर आती है बांसुरी, फिर है शहनाई, अलगोजा, नाद, बीन और सिंगी। तो यहाँ पे सारे हम भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं रिक्त स्थान में पूर्ति कर दे रहा हूँ इसकी। जो भी वाद्य यंत्र का नाम हमने ढूंढा इसमें से तुम लोग भी ये कर लेना। भकोरा, शंख। अब हमें एक अन्य पहेली दी हुई है, आइए देखते हैं इसे। इसमें कुछ अक्षर दिए हुए हैं, इन्हें मिलाकर सार्थक शब्द बनाना है। अक्षरों को आगे पीछे किया जा सकता है, यानी उनका क्रम बदला जा सकता है, ठीक है। और अपने मन से कोई मात्रा लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बना के पहला उदाहरण दिया हुआ है। अब हम आगे देखते हैं खुद से। हिमालय, इससे क्या बन रहा है? सबसे पहले आता है दिमाग में हिमालय। तो हमने देखा यहाँ पे क्रम बदल दिया शब्दों का और खुद से मात्राएं जोड़ी। ग से क्या बने? गंगा। फिर है भतर, इससे क्या बने? भारत। फिर है लकय, इससे क्या बने? कोयल। फिर है वनप, इससे क्या बने? पवन। तो यहाँ पे हमारा यह पाठ खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा एवं मज़ा भी आया होगा बनाने में।